Okay, so today we will discuss about software project मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट कितने तरीके का होता है और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं वो आज क्लास में देखेंगे हम लोग. अच्छा, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है वो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था. क्या है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कि कैसे हम एक लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग और लिमिटेड बजट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं प्रोजेक्ट को के लिमिटेड रिसोर्स को एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट. तो वो था प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट methodology. Within some time period, using some staff means जो skilled developer होगा उसके साथ हम एक लिमिटेड बजट के ओके. स्क्रीन क्या शेयर हो रहा है? अच्छा, हाँ. तो हम जो बोल रहे थे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज एन अटेम्प्ट टू अंडरटेक to create limited resource with respect to some time, a budget and stuff. ठीक है, तो this is called software project. और टाइप ऑफ प्रोजेक्ट भी हमने लास्ट क्लास में बता दिया था कि कितने तरीके का प्रोजेक्ट हो सकता है. जैसे रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट हो सकता है, फिर आपका प्रोक्योरमेंट टाइप प्रोजेक्ट हो सकता है, फिर कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जहाँ पे कि आईटी सिस्टम जो है, कस्टमर कॉल सेंटर, ये सब क्या है कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है जहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक मतलब with some human and machine concept, machine कंपोनेंट के थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट था. अब प्रोजेक्ट जो है उसको मैनेज करना है. कैसे मैनेज करे? मैनेजमेंट एक्टिविटीज क्या है कि प्रोजेक्ट को प्लान है, स्कोप मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन. अब एस्टिमेशन होता है आपका जैसे अच्छा, स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? नो मैम. अभी तक कुछ नहीं आ रहा था शुरू से? मैम आ रहा था बीच में, फिर चलेगा. अभी आ रहा है. अच्छा, ये मतलब ब्रेक हो रहा है बीच बीच में. यस मैम, वॉइस में भी थोड़ा ब्रेक हो रहा है. हाँ, एक्चुअली नेटवर्क का इशू है और कल मतलब इधर मौसम भी खराब था, आज भी वैसा ही है थोड़ा बहुत. ओके, अब सुनाई दे रहा है ना? यस मैम. हाँ, तो प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करना है वो चेक करना है हमें कि मैनेज करेंगे यूजिंग सम प्रोजेक्ट प्लानिंग कंसेप्ट. ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है और प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करेंगे. एस्टिमेट मीन्स जैसे कि उसका कॉस्ट कितना होगा, प्रोजेक्ट का साइज क्या है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है. ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स वी हैव टू चेक. तो मैनेजिंग प्रोजेक्ट मीन्स डिफाइनिंग एंड सेटिंग अ प्रोजेक्ट स्कोप. ओके, नेक्स्ट है आपका मैनेजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस, रिस्क को एनालाइज करना है एट एवरी फेज. और नेक्स्ट क्या है टेक नेसेसरी स्टेप
to avoid or come out of problems, act as project speaks person. ठीक है, तो मैनेज करेंगे हम, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आपको इन्वॉल्व होना है प्लानिंग के अकॉर्डिंग, मतलब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डन इन अ प्रोजेक्ट, वो आपको प्लान करना है। प्लान करोगे कैसे? यूजिंग सम अरेंजमेंट मीन्स ऑर्गेनाइज करना है आपको, जो भी रिसोर्सेस है उसको ऑर्गेनाइज करना है, उस हिसाब से आप उसको प्लान कर पाओगे। ठीक है, और जैसे कि प्रोजेक्ट को स्टफिंग करना होगा, फिर शेड्यूलिंग करना होगा। स्टफिंग मीन्स कि यू हैव टू सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर दैट जॉब, जो वो काम कर पाएगा, जो उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएगा, वैसे कैपेबल पर्सन हमको चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द मैनेजमेंट कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मीन्स जैसे आप क्या करोगे कि जो भी प्रोजेक्ट है, टोटल जो भी वर्क आपके पास है, उसको आपने क्या सेपरेट कर दिया। ठीक है, और हर एक मतलब हर एक पार्ट के लिए आपने कोई डेवलपर को वहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो शेड्यूल मतलब हम टोटल वर्क को डिवाइड कर रहे, सेपरेट कर रहे। एक प्रोजेक्ट में जितना भी वर्क है उसको हमने सेपरेट किया, और हर एक डेवलपर वो सेपरेट टास्क को इम्प्लीमेंट करेगा। ओके, सो दीज आर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। हाँ, और हम और क्या कर सकते हैं कि ट्रैक कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। मैनेजमेंट एक्टिविटीज, ट्रैकिंग इज द वन ऑफ द एक्टिविटी मैनेजमेंट एक्टिविटीज। ओके, सो ट्रैकिंग मीन्स आपको रिकॉर्ड रखना है कि प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस क्या हो रहा है, उसका कॉस्ट मतलब कितना हो रहा है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम आपको उस प्रोजेक्ट को ट्रैक करना पड़ेगा। और जैसे कि हम उसको इवोल्यूशन कैसे कर रहे, इवोल्यूशन मीन्स मतलब हम जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उस प्रोजेक्ट को कैसे ऑपरेट कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस है या नहीं। ठीक है, तो वो इवोल्यूशन टेक्निक भी हमको देखना पड़ेगा ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। ओके, और उस हिसाब से हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। सो दीज आर द सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एक्टिविटीज, और आप कह सकते हो व्हाट आर द मैनेजमेंट टेक्निक्स मैनेजिंग फॉर मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट। ओके, सो अब है नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो ये भी सिमिलर कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। प्लानिंग मतलब कि हमने जो पहले ही कहा कि जो भी एक प्रोजेक्ट में वर्क परफॉर्म हो रहा है, वो क्या होगा, वो देखेगा कि प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है। ठीक है, और वो प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर उस प्रोजेक्ट को करने के लिए उसके पास कितना नॉलेज कैपेबल है। ठीक है, और उस हिसाब से वो एक प्रोजेक्ट को प्लान करेगा। प्रोजेक्ट को प्लान करेगा मतलब प्रोजेक्ट का साइज कितना होगा, कितना कॉस्ट उसको चाहिए। ठीक है, कितने टाइम बाउंड के अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, क्या क्या एफर्ट उसमें इंक्लूड है, वो कौन सेट करेगा? एक प्रोजेक्ट डेवलपर, एक प्रोग्राम डेवलपर ही सेट करेगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द एस्टिमेटेड टास्क जो हमको करना है, जैसे कि साइज एस्टिमेशन टेक्निक। ठीक है, कॉस्ट को चेक करना है। प्रोजेक्ट साइज मतलब कि व्हाट विल बी द प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी आर अराइविंग इन डेवलपमेंट टाइम। ठीक है, तो और उस टाइम में जो जो प्रॉब्लम अराइव हो रहा है, जो कम्प्लेक्सिटी आ रहा है, उस केस में हमको क्या एफर्ट डालना है। ठीक है, वो हम प्रोजेक्ट साइज में कैलकुलेट कर पाएंगे यूजिंग साइज एस्टिमेशन टेक्निक। जैसे होता है आपका लाइन्स ऑफ कोड, फंक्शनल पॉइंट, दीज आर द प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन टेक्निक।
ठीक है। कॉस्ट मीन्स कॉस्ट को कैसे एस्टिमेट करेंगे कि प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, मतलब ये प्लानिंग हो रहा है ना, कि कॉस्ट हम देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए कितना कॉस्ट वहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है, कितने अमाउंट का खर्चा हो रहा है, हाउ मच कॉस्ट आर गोइंग टू बी स्पेंड फॉर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन जैसे मतलब टाइम ड्यूरेशन भी चेक करना होगा कि कितने टाइम तक टाइम लगेगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो दीज आर द प्रोजेक्ट प्लानिंग। वो प्लान आपको पहले से करना पड़ेगा, उस हिसाब से ना आप एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर पाओगे। तो जब आप देखोगे एक प्रोजेक्ट फिजिबल है, ठीक है, तो एक जो डेवलपर है वो एक उस प्रोजेक्ट को प्लानिंग करने में या फिर उसको मैनेज करने में अंडरटेक करेगा कि उसको पता है हाँ ये प्रोजेक्ट इतना टाइम लगेगा, उसको इतने कॉस्ट में और इतने ड्यूरेशन में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक डेवलपर को वो चीज सेट करना होगा। तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। डेवलपर वो प्लान करेगा और उस हिसाब से एक प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग एक्टिविटीज क्या है? प्लानिंग एक्टिविटीज है कि साइज को एस्टिमेट कैसे करें, ठीक है, एफर्ट, एफर्ट का एस्टिमेशन। एफर्ट मीन्स वहाँ पे कितने एफर्ट वहाँ पे रिक्वायर्ड है वो चेक करना, कॉस्ट का एस्टिमेशन, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन का चेक करना, और प्रोजेक्ट स्टफिंग। जैसे स्टफिंग मतलब मैंने क्या कहा कि राइट पीपल, वी हैव टू सिलेक्ट द राइट पीपल फॉर दैट जॉब, ओके। एंड शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग मीन्स जैसे कहा कि सेपरेट सेपरेट करना, टोटल वर्क को हमने शेड्यूल में सेपरेट कर दिया। तो ये सब हमें करना है ड्यूरिंग प्लानिंग एक्टिविटीज। तो वो कौन ये सब चीज करेगा? एक प्रोग्राम डेवलपर करेगा और उस हिसाब से उस प्रोजेक्ट को वो मेंटेन करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा उसका, ठीक है। तो स्कोप मैनेजमेंट, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाँ, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेशन होता है, ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन, एफर्ट एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन, जैसे मैंने कहा कि टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, फिर आपका आता है कॉस्ट एस्टिमेशन, ओके। एंड so these are the size of the software quality, hardware, skilled persons with task specific skill। जो मैंने कहा कि what are the स्टफिंग का कंसेप्ट यहाँ पे आता है, ट्रैवल इन्वॉल्व्ड, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। सो दीज आर द प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक, ओके। सो सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन का आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ साइज एस्टिमेशन, एस्टिमेट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है। अच्छा, तो एक चीज आपको पता चला कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है, कि प्रोजेक्ट प्लानिंग कुछ एसेंशियल एक्टिविटीज को शो करता है, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट का साइज क्या है, कॉस्ट क्या है, उसका ड्यूरेशन एंड एफर्ट कैलकुलेशन, ओके, एफर्ट एस्टिमेशन। सो दीज आर द प्रोजेक्ट प्लानिंग टेक्निक्स, ओके, और प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटीज। अच्छा, तो क्या बोले कि कैसे ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे होता है कि मैनेज आप ऐसे कर सकते हो कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करके। कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करोगे कि हाँ कितना कॉस्ट, ड्यूरेशन और साइज क्या हो सकता है, मतलब एक स्किल पर्सन तो होना ही चाहिए, और आप बात करने के थ्रू भी आपको कुछ एस्टिमेट कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। और प्रीवियसली अगर कोई वर्क नॉलेज रहता है, तो रिसर्च ओरिएंटेड काम अगर पहले किया हुआ है उस प्रोजेक्ट में, तो उसमें से भी आप कुछ नॉलेज को गैदर कर सकते हो फॉर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। सो दिस
in this मतलब in these steps you can manage, or the project management technique has been done. Okay. और भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे एक सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकता है कि क्या रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से कैसे हम प्रोजेक्ट को डेवलप करें। मीन्स प्रीवियस कुछ नॉलेज उसको पहले से होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो उसको क्या करना होगा, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना होगा और उस हिसाब से उसको एक प्रोजेक्ट को सेटअप करना होगा, ठीक है। सो प्रोजेक्ट प्लानिंग का की क्या हो सकता है, मतलब यहाँ पे क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट, एफर्ट एंड साइज को कैलकुलेट करना होता है कोई भी प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो यही सब चीज है। और कैसे हम टीम मेंबर को सिलेक्ट करेंगे और उसको उसका रिस्क कैसे अगर आ रहा है उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे रिस्क को, ठीक है। साइज को कैसे एस्टिमेट करेंगे, एफर्ट को कैसे एस्टिमेट करेंगे। सो ये सब चीज हम प्रोजेक्ट प्लानिंग में करते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, एस्टिमेशन हम कैसे कर पाएंगे। एस्टिमेशन देखो यहाँ पे तो नहीं है, हाँ यहाँ पे बोला गया है, देखो सॉफ्टवेयर साइज में बी एस्टिमेटेड आइदर इन टर्म्स ऑफ KLOC मीन्स किलो लाइन्स ऑफ कोड or by calculating number of functional point in a software. Okay, so these are the two techniques. हम लाइन ऑफ कोड यूज करते हैं और अदर हम क्या करते हैं कि फंक्शन पॉइंट को यूज करते हैं। ओके, सो फॉर एस्टिमेटिंग द साइज, सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन टेक्निक। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि ये विजिबल है। ठीक है, देखो फर्स्ट जो है ये आपका यहाँ पे मैंने बोला है कि LOC लाइन्स ऑफ कोड। तो लाइन्स ऑफ कोड क्या है, बेसिकली लाइन्स ऑफ कोड सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन में हम यूज करते हैं। वो क्या करता है कि ये आपका सोर्स कोड के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब लाइन्स ऑफ कोड एक सोर्स कोड के ऊपर डिपेंडेंट है जहाँ पे कुछ लैंग्वेज, कुछ टेक्नोलॉजी एंड टूल्स को हम यूज करते हैं। ओके, जैसे कैसे समझाए कि जैसे यहाँ पे है ना, एक प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम लिखा कि फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 i लेस देन 10 i प्लस प्लस, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में लिखा सी आउट i, ठीक है। तो ये एक C++ का कोड एक प्रोग्रामर ने लिखा, उसी प्रोग्रामर ने उसी कोड को 4 लाइन में लिखा। ओके, सो फर्स्ट प्रोग्राम में हमने देखा कि 2 लाइंस में प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट प्रोग्रामर ने क्या किया, ये 4 लाइन में एक प्रोग्राम को कंप्लीट किया, उसी प्रोग्राम को। तो यहाँ पे एक चीज है, कौन सा किसको हम LOC कहेंगे और किसको हम LOC नहीं कहेंगे, ठीक है। क्यों इसको LOC कह रहे हैं, ठीक है। लाइन्स ऑफ कोड मतलब जितने लाइन पे आप एक प्रोग्राम को लिख रहे हो वो एक एक लाइन आपका काउंट होगा। ओके, सो मतलब लाइन्स ऑफ कोड क्या करता है कि डिक्लेयर करता है एक्चुअल कोडिंग जो होगा, मतलब जो लॉजिकली कंप्यूट कर रहा है उसी को ही हम लाइन्स ऑफ कोड कहेंगे, ठीक है। मतलब लाइन्स ऑफ कोड एक सोर्स कोड है जहाँ पे हम एक लॉजिकली इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है कोई भी मेथोडोलॉजी का, एंड वो टेक्नोलॉजी एंड टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, लेकिन क्या हम एक ब्लैंक लाइन को ब्लैंक लाइन क्या LOC हो सकता है? ब्लैंक लाइन का मतलब क्या है? ब्लैंक लाइन क्या होता है कि आप जो आपका रीडेबिलिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर दे। जैसे ये जो आप लोग C++ में क्या कर सकते हो, पूरा प्रोग्राम एक ही लाइन में लिख सकते हो, वो भी कंप्यूट होगा।
लेकिन हम उसमें क्या करते हैं कि एक लाइन के बाद जैसे यहाँ पे किया है कि फर्स्ट जो लाइन लिखा है फॉर आई इंट आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस, उसके बाद मैंने सी आउट आई किया है, ठीक है। मतलब वो तो उस लाइन पे हम लिख सकते थे, लेकिन वहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन ऐड किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ये रीडेबिलिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर देता है, इसीलिए हम ब्लैंक लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जैसे कमेंट्स। कमेंट्स जैसे मैंने लिखा है साइड में देखो, इंट ए सेमीकोलन और यहाँ पे डिक्लेरेशन जैसे लिखा जाता है। तो इस केस में कोड क्या हो जाता है, इंट ए इज अ कोड, लेकिन जो कमेंट है वो क्या आपको एलओसी काउंट करवाता है, क्या वो एलओसी है? ये कमेंट क्या किस लिए हेल्प होता है, हम ये कमेंट क्यों डालते हैं कि ये कोड को अंडरस्टैंड करने में अंडरस्टैंड करने में आपको मदद करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कमेंट को लिखते हैं कि हम समझ जाते हैं कि उस लाइन के कोड में क्या वहां पे बोला जा रहा है, इसलिए हम कमेंट को यूज करते हैं ना। लेकिन सिमिलरली नेक्स्ट लाइन पे देखो कि डिक्लेरेशन लिखा गया है एक लाइन पे और इंट ए नेक्स्ट लाइन पे लिखा गया है। तो वो डिक्लेरेशन जो है वो कमेंट है और इंट ए यहाँ पे कोड है। तो इस केस में हम किसको लाइंस ऑफ कोड कहेंगे? फर्स्ट केस में हम क्या लाइंस ऑफ कोड बता सकते थे? नहीं बता सकते, क्योंकि एक ही लाइन में अपने कोड एंड कमेंट को लिखा, वहां पे एक एम्बिग्यूटी है, ठीक है ना। आप नहीं बता सकते हो ये वाला लाइन लाइंस ऑफ कोड है या नहीं। क्यों? क्योंकि हम कमेंट को एज ए लाइंस ऑफ कोड नहीं पकड़ते हैं। ओके, सो ये चीज क्लियर हो रहा है कि ब्लैंक लाइन और कमेंट, दीज आर नॉट अ लाइंस ऑफ कोड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जो है कि ये कोई भी फंक्शनैलिटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी और कोई भी लैंग्वेज डिपेंडेंट ये नहीं है। जो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है उसी लाइन को हम लाइंस ऑफ कोड कहेंगे। जैसे प्रोग्रामर 2 में हमने देखा फॉर का जो फॉर लूप लिखा गया है, फिर ब्रेसेस यूज किया है, ठीक है। तो ये चारों ही कोई भी फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो दीज आर कॉल्ड लाइंस ऑफ कोड। यहाँ पे 4 लाइंस ऑफ कोड है, तो पहले वाले प्रोग्राम में 2 लाइंस ऑफ कोड है, लेकिन इधर देखो कोड एंड कमेंट एक ही जगह है, एक ही लाइन में है, तो वहां पे एक एम्बिग्यूटी है और उसको हम लाइंस ऑफ कोड नहीं बोल सकते। लेकिन नेक्स्ट केस में यहाँ पे एक लाइंस ऑफ कोड है, ठीक है। जो इंट ए है वो लाइंस ऑफ कोड डिफाइन करता है और जो डिक्लेरेशन है वो सिर्फ कमेंट है। क्यों? क्योंकि कमेंट को हम लाइन ऑफ कोड नहीं बोल सकते। तो ब्लैंक लाइन भी हो जाए उसको हम लाइन ऑफ कोड नहीं बोलेंगे, कमेंट भी हमारा लाइन ऑफ कोड नहीं है। ओके, सो दिस इज अ टेक्निक फॉर साइज एस्टिमेशन। सो यूजिंग एलओसी हमने क्या किया कि सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट किया। जो भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं तो वो हम चेक कर सकते हैं कितने साइज का सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अच्छा। तो एडवांटेज हमने क्या किया, क्या देखा यहाँ पे एलओसी का, कि आप बोल सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, लाइंस लाइंस को आप अच्छे से ठीक से काउंट कर सकते हो, ठीक है। और आप कोड को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। तो लाइंस ऑफ कोड कुछ स्पेसिफिक आपको मेथोडोलॉजी शो करवाता है, जिस केस में आप क्या कर सकते हो कि कोई भी प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करने के लिए जितने भी लाइंस उसका प्रोजेक्ट का मतलब रिजल्ट आएगा, ठीक है, एस्टिमेशन के केस में, तो वो कैलकुलेट करने में और काउंट करने में इजी हो जाएगा, ठीक है, फॉर डेवलपर साइड एंड ऑल्सो कस्टमर साइड। एंड डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो क्या कि एलओसी आपका क्या है कि ये लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर ऐसा चाहिए कि फंक्शनैलिटी का कुछ
इम्प्लीमेंटेशन करना हो, जैसे यूजर उसको कैसे रिसीव करेगा, और अगर यूजर को रिक्वेस्ट करना है तो वो इस केस में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एलओसी मेनली वेरीज करता है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसलिए क्योंकि एलओसी ओनली डिपेंडेंट ऑन सोर्स कोड। ठीक है, लेकिन इस चीज को हमने मेंटेन किया कहाँ पे, यहाँ पे फंक्शनल पॉइंट, फंक्शन पॉइंट। तो फंक्शन पॉइंट इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे देखा था, हम लोग यहाँ पे देखे थे कि सॉफ्टवेयर साइज में बी एस्टिमेटेड आइदर इन टर्म्स ऑफ, हेलो, क्या सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। अच्छा अच्छा, एक मिनट। तो एक मिनट, हाँ, लाइन्स ऑफ कोड एंड और कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट। ओके, सो फंक्शन पॉइंट वही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि, और एक तरीका है जिससे हम साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं, वो है कैसे एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखा जाए। जिस मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर का फंक्शनैलिटी हम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मेजर करें। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन फंक्शनल पॉइंट, फंक्शन पॉइंट। ओके, जो कि आप लाइन्स ऑफ कोड से नहीं कर पा रहे थे, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे। ओके, सो फंक्शन पॉइंट क्या दिखाता है कि यूजर कैसे उस मतलब फंक्शनैलिटी को, एक सॉफ्टवेयर के फंक्शनैलिटी को मेजर कर सकता है, मतलब व्हाट आर द यूजर कैन रिसीव्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर एंड व्हाट यूजर कैन रिक्वेस्ट फ्रॉम to the software. Okay, so these all the techniques are मेजर इन फंक्शन पॉइंट। कैसे होता है, जैसे देखो यहाँ पे एक चीज की सिस्टम है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, पहले ही मैंने कहा था एकदम शुरू फर्स्ट क्लास में कि सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, सिस्टम का ही पार्ट होता है। सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। तो एक सिस्टम में आप क्या होता है कि इन सिस्टम जो है इसके अंदर इंटरनल लॉजिकल फाइल्स रहता है। ओके, सो जो लॉजिकल फाइल्स है उसके साथ यूजर कैसे इंटरेक्ट करे और अदर एप्लीकेशन सिस्टम्स कैसे इंटरेक्ट कर पाए, वही हम फंक्शन पॉइंट में चेकआउट करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे कि सिस्टम के अंदर क्या है, ILF मीन्स इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। ओके, अच्छा, इंटरनल लॉजिकल फाइल्स क्या करता है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करता है लॉजिकली, मतलब लॉजिकली उस सिस्टम में जो भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इंटरनल लॉजिकल फाइल्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम लोग कि इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो है जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सटर्नल आउट इनपुट एंड एक्सटर्नल आउटपुट। तो यूजर क्या कर सकता है, यूजर कुछ इंफॉर्मेशन मतलब इनपुट कर सकता है अपना सिस्टम के सिस्टम में, और सिस्टम क्या करेगा, अपना जो मतलब उसके अंदर जो ILF इंटरनल जो भी लॉजिकल फाइल्स है उसमें से वो कुछ डेटा को आउटपुट करेगा।
means data that goes out of the system after generation, मतलब इनपुट जो भी डालेगा यूजर और उस हिसाब से जो आउटपुट आएगा वो सिस्टम जनरेट होके यूजर तक जाएगा, तो इसीलिए इसको बोल रहे क्या, एक्सटर्नल इनपुट एंड एक्सटर्नल आउटपुट। ओके अच्छा, इंक्वायरीज देखो, इंक्वायरीज भी यूजर के साथ ही रिलेटेड है, यूजर एंड सिस्टम के साथ रिलेटेड है। ये होता है एक्सटर्नल इंक्वायरीज। एक्सटर्नल इंक्वायरीज क्या बोलता है कि जो भी आप इनपुट और आउटपुट दे रहे हो उसका जो रिजल्टेंट डेटा आपका रिट्रीवल हो रहा है वो चेक किया जाता है। एक्सटर्नल इंक्वायरी क्या दिखाता है, it shows the combination of input and output resulting data। ओके एंड सिस्टम तो क्या है, सिस्टम एक पार्ट है सॉफ्टवेयर का, और सिस्टम में अगर अदर कोई एप्लीकेशन सिस्टम से हम उसको फंक्शनैलिटी को चेक करना चाहे तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, EIF, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। इसमें क्या होता है कि जो कंट्रोल डेटा और द अदर लॉजिकल डेटा होता है उसको हम एक मतलब उसको एक उसका जो रेफरेंस है उसको हम सिस्टम में कैसे रेफर करें, और एक मतलब एक अलग सिस्टम का जो मेथोडोलॉजी है उसको हम कैसे एक जो मेरा सिस्टम है, जो हम लोगों का सिस्टम है उसमें कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन करें, मतलब अदर जो सिस्टम है उसका कुछ हेल्प मैंने लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये दिखाता है आपका एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। ओके सो क्या बोले कि जैसे एक्सटर्नल इनपुट एंड एक्सटर्नल आउटपुट, और जो एक्सटर्नल इंक्वायरीज है, हाँ एक्सटर्नल इंक्वायरीज है वो ये आपका ट्रांजैक्शन फंक्शन हो जाता है, ट्रांजैक्शन टाइप ऑफ फंक्शन हो जाता है। लेकिन ILF मीन्स जैसे इंटरनल लॉजिकल फाइल एंड एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, ये हो जाता है आपका डेटा फंक्शन टाइप। ओके मतलब आप सिस्टम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे लॉजिकली ऑपरेट कर रहा है, और अगर एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल मींस मतलब अदर्स कोई भी सिस्टम का कुछ कंट्रोल डेटा है तो उसको हमारे सिस्टम कैसे अपने मतलब मॉडिफिकेशन या फिर जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें लॉजिकली इंक्लूड कर रहा है वो हम EIF में देखते हैं। ओके सो एस्टिमेट मीन्स हमने देखा एक चीज कि एस्टिमेट मतलब कितने नंबर ऑफ डेवलपर, मतलब नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ डेवलपर, और आप बोल सकते हो कि क्या बोले कि हमने कैसे टीम को डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे उसका शेड्यूल किया, और कम्प्लेक्सिटी को कैसे हमने मेंटेन किया डिपेंडिंग ऑन कॉस्ट। ओके अगर देखो यहाँ पे भी कॉस्ट रिलेटेड है, जैसे अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा तो उस केस में तो हमको उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगा ना, तो अगर कॉस्ट को मेंटेन करना है तो प्रोजेक्ट साइज भी मेंटेन करना होगा, तो साइज मेंटेन मीन्स साइज को एस्टिमेट करना होगा। तो साइज एस्टिमेट करने के लिए हमने क्या करना है, लाइन्स ऑफ कोड यूज कर सकते हैं, हम फंक्शन पॉइंट को यूज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम एक प्रोजेक्ट के साइज को हम साइज को कम कर सकते हैं, वो मैनेजेबल कर सकते हैं कि कम अगर एस्टिमेशन साइज होगा तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट को अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। ओके सो दिस इज द सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन टेक्निक। ओके ठीक है, तो यही दो चीजें आज हम करवा दिया आप लोगों को। क्या डिफरेंस है, क्यों हमने LOC भी यूज किया और फंक्शन पॉइंट भी यूज किया,
ये चीज़ भी हमने देखा। एलओसी में क्या हो रहा था कि जो सोर्स कोड डिपेंडेंट था, वहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेज का ज़रूरत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन अगर यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना हो, फंक्शनैलिटी को चेक करना हो कि यूज़र क्या रिसीव्स कर रहा है और क्या वो रिक्वेस्ट दे रहा है सॉफ्टवेयर को, तो उस केस में क्या हम एलओसी कर सकते हैं? क्योंकि ये तो आपका क्या बोले कि लैंग्वेज ओरिएंटेड है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। तो उस केस में हमने क्या-क्या फंक्शन पॉइंट को यूज़ किया, कैसे किया? यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, जहाँ पे यूज़र भी इन्वॉल्व है। यूज़र क्या कर रहा था, अपने कुछ इनपुट्स को दे रहा था और उस हिसाब से उसको आउटपुट मिल रहा था। जो इंक्वायरीज़ है वो भी वहाँ पे इनपुट-आउटपुट कॉम्बिनेशन के थ्रू चेक हो रहा था। तो दीज़ आर द एस्टिमेशन टेक्निक्स। अब आज यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता